नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो हमारे प्रैक्टिस सेट का 11वां भाग है। इसके पहले के 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। दोस्तों, यह वीडियो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, भारत में नागरिकता का प्रकार एकल है, यह भी आप सभी को याद रखना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाती है या आप भारत की नागरिकता छोड़ते हैं, तो आपके भारतीय नागरिकता का इस प्रकार से अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही हो। भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में बताया गया है, तो यह भी आर्टिकल आपको याद रखना है। 75 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बातें की गई हैं और आर्टिकल 78 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होगा। नेक्स्ट है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए निम्न 3 शर्तों को तय की गई है, जिनमें से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। कोई पार्टी 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीते। दोस्तों, पहला जो शर्त है वह है कोई पार्टी 3 अलग अलग राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीते, और दूसरा है लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्य में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना जरूरी होगा। तो दूसरा शर्त यह था। अगर तीसरे शर्त की बात करें तो कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का 52 संविधान संशोधन था और यह 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो अनुसूची भी आप सभी को याद रखना है। इस संशोधन के पारित होने का वर्ष भी आप सभी को याद रखना है और यह कौन सा संविधान संशोधन है यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56 संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों, हमें पता है कि अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को भारत के राज्य का दर्जा प्रदान किया जाना है तो उसे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया जाता है और इस संविधान संशोधन के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था। गोवा 56 संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत भारत का 25वां राज्य बन गया था और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। दोस्तों, 1961 से पहले गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का प्रशासन चलता था। नेक्स्ट है, डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दम्फा या डम्फा वन्यजीव अभयारण्य भारत के नॉर्थ ईस्ट मिजोरम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। अब 2-3 और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं, उन्हें भी आप सभी को याद रखना है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड में पलामू वन्यजीव अभयारण्य
और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में स्थित है। आप सभी को ये जो महत्वपूर्ण अभयारण्य है कॉपी पर कहीं लिख लेना है और इसे रिवाइज करते रहना है। अगला जो महत्वपूर्ण अभयारण्य है वह है कैमूर अभयारण्य। दोस्तों यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। और इसके बाद भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिहार में स्थित है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। और हजारीबाग पलामू वन्यजीव अभयारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। मिजोरम में डम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इतने वन्यजीव अभयारण्य को आप सभी को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क भी स्थित है। तो इन नेशनल पार्क के नाम भी आप सभी को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश में गणेरियों को कहा जाता है और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को दो और महत्वपूर्ण जनजातियों के नाम याद रखने हैं। कोन्याक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य से जुड़ी हुई है और चंगेपा या चंपा जनजाति मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह लोग पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं, इसलिए यह जनजाति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? दोस्तों भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य में कोई भी यष्टि समुदाय नहीं पाया जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। हरियाणा और पंजाब में भारत के कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में भारत में सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 68.8% जनसंख्या भारत के गांवों में निवास करती है। परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। परसेंटेज में भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में वहां के कुल जनसंख्या का 90% गांव में निवास करती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति की जनसंख्या पंजाब राज्य में है। वैसे तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से लगभग 32% पंजाब की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नामक शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जो भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है, यह तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें कांचीपुरम की, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में पेरुमल मंदिर स्थित है। पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तिरुपति की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है और यह मंदिर भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। दोस्तों अगर हम बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है समेध शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? समेध शिखर भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी है और यह शिखर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिखर का नाम है समेध शिखर और यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
नेक्स्ट है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी ही बेसबॉल में भी होते हैं। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और बेसबॉल खेल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। दोस्तों अगर हम बात करें बेसबॉल की, तो बेसबॉल क्रिकेट के जैसे ही खेले जाने वाला खेल है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, बेसबॉल में 9 होती है, खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। दोस्तों इसके साथ साथ 2-3 और खेल हैं, उनके भी खिलाड़ियों की संख्या आप सभी को याद रखना है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। और वाटर पोलो की बात की जाए तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इंपॉर्टेंट है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 और पोलो में 4 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह सभी तथ्य आपको कॉपी पर लिख लेना है और इसका रिवीजन बार बार करते रहना है, जिससे आप सभी को यह बातें याद हो जाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कार्फ बॉल बास्केटबॉल खेल से मिलता जुलता खेल है। इसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या कार्फ बॉल में 8 होती है और इस खेल में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेट बॉल की बात करें तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर वर्ष 1900 से प्रारंभ हुआ, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाए कि वनडे विश्व कप कब से प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 1975 में इंग्लैंड में पहली बार वनडे विश्व कप को आयोजित किया गया था और वनडे क्रिकेट 50-50 ओवर्स का होता है। नेक्स्ट है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवस्रव यानी इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवस्रव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को इंफ्रासोनिक वेव्स या अवस्रव तरंगे कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें श्रव्य तरंगों की, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर है? फ्रेंड्स पिच की बात की जाए तो तारत्व के द्वारा ही हम मोटी, तीक्ष्ण और बारीक ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। पुरुषों की ध्वनि मोटी और स्त्रियों व बच्चों की ध्वनि पतली होती है। मोटी ध्वनि में कम तारत्व होता है और बारीक यानी पतली ध्वनि में ज़्यादा तारत्व होता है और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों मूलतः धातु यानी मेटल कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका सिंबल Na होता है और चाकू से काटे जा सकने वाली धातु सोडियम है। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पुष्पों की बात की जाए तो पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है और आर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा यानी बाह में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। जांघ में एकमात्र हड्डी फीमर पाई जाती है। फीमर नामक हड्डी जांघ में पाई जाती है और जांघ में यही एकमात्र हड्डी पाई जाती है। घुटने के टोपी को पटेला कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो घुटना होता है उसका जो ऊपरी भाग टोपी होता है उसे पटेला कहा जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसे आप सभी को याद रखना है। अस्थि यानी हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक है और शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च और सुक्रोज हैं। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था और इसी का उपनाम कुणिक था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? 16 महाजनपदों में से एक जनपद उज्जैन था और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। कान्यकुब्ज कन्नौज का पुराना नाम है। अगला है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न रहते थे और 9 रत्नों में से एक थे वराहमिहिर, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट और यह कंबोडिया देश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? प्रमुख धर्म और उनके पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, तो आप सभी को इनमें डिफाइन करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म से संबंधित है गीता, मुस्लिम धर्म से संबंधित है कुरान, बौद्ध धर्म से संबंधित है धम्मपद, लेकिन जैन धर्म से संबंधित बाइबल नहीं है। बाइबल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है कि आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है और बाइबल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।